So I welcome you all to the second lecture of the electricity, magnetism and semiconductor. So लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने करंट क्या है ये समझ लिया था। ठीक है। फिर वोल्टेज क्या है ये भी समझ लिया था। एंड फिर करंट और वोल्टेज में जो रिलेशनशिप है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है या किसके हेल्प से पता किए। सो इट वाज विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है। एंड व्हाट वाज इट दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे मैं रिवाइज कर रहा हूँ बट डिटेल में कवर किया है। सो V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, वेर दिस R इज व्हाट, रेजिस्टेंस। ठीक है। ये R क्या है, रेजिस्टेंस। और इसी को मतलब इसे पता किए कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है क्या, तो आंसर क्या है कि वो रेजिस्टेंस है। बट इसे अगर इन जनरल अगर कहें सो व्हाट इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है। हाँ। अब जरा बात समझो। तो अब इन शॉर्ट हो क्या रहा है, अगर एक सर्किट के अंदर समझा जाए, एक मटेरियल के अंदर जो कंडक्टर उसके अंदर समझे तो हो क्या रहा है। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो हाई चार्ज, पॉजिटिव मतलब जहां पे ज्यादा चार्ज है एंड नेगेटिव मतलब जहां पे लो चार्ज है। सो बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस फ्लो होके स्टार्ट कर दिए जाना। हाँ या ना। अब कितने चार्जेस फ्लो रहे कितने टाइम में, सो दैट इज द रीजन वी डिफाइन इट एज यहां से करंट फ्लो हो रहा है। यस और नो, करंट यहां से जहां जा रहा है। अब जरा बात समझो। सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है जो अब तक यहाँ वहां घूम रहे थे, अब बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वो एक लाइन में ओरिएंट हो गया और ट्रेवल करने लग गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम निगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। यस और नो। हाँ सर, बराबर बात है कि इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल विल रिपेल द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। लाइक 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 पोल्स रहेंगे या लाइक चार्जेस रहेंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। और अगर अनलाइक चार्जेस रहेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके। सो अभी क्या हो रहा है कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड निगेटिव पोल से वो, या कह दो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहा है, निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड। ओके। बट मीन वाइल करंट कैसा फ्लो कर रहा है, करंट कैसा फ्लो कर रहा है, करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी निगेटिव टर्मिनल। ओके। तो यहां पे एक स्टेटमेंट कहना बहुत जरूरी हो जाता है, दैट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यस और नो। रीजन, करंट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल करंट। ओके। बट इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम निगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव एंड की तरफ। ठीक है। यस और नो, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। अब जब ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, अब अगर पूरे सर्किट के अंदर देखे, कौन ट्रेवल कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन्स। ओके। जब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ वहां, ठीक है, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर, तो पूरा का पूरा एटम नहीं ट्रेवल करके जा रहा है। एटम अपने जगह पे है, वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होके, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन सपोज टू बी, आई हैव सोडियम, सोडियम 11, यस और नो, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है। सो 2,8,1, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तब ये जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, जैसे आप भीड़ में जा रहे हो तो आप रास्ता ढूंढते हुए जाओगे, कहाँ से रास्ता मिलेगा जाएंगे, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन का भी पाथ ऐसा नहीं है कि उसको एकदम पूरा प्लेन
रास्ता मिल गया और वो ट्रेवल करके निकल गया, नहीं। एटम अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जाने वाले। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ रहा है, और फिजिकल सेंस में यही ऑब्स्टेकल को क्या कहा जा रहा है? रेजिस्टेंस। इट मींस यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको मिला है, रेजिस्टेंस, ये क्या है? इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस फ्लो ऑफ चार्जेस। और अगर चार्ज के फ्लो को अपोज कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इन शॉर्ट करंट को ही रिड्यूस करने का काम कर रहा है। बात समझ आ रहा है? यस और नो? सो इन शॉर्ट, resistance is the opposition to the flow of charges, or you can say opposition to the flow of the electrons, जो कि यहां से वहां ट्रेवल करके जा रहे हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करेगी। यस और नो? तो अब यही रेजिस्टेंस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस आखिरकार अगर वायर की लेंथ बढ़ाते हैं तो कैसे वेरी करेगा, या अगर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हैं तो कैसे वेरी करेगा, और इसके साथ साथ अगर मैंने मटेरियल चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है? सो विल डिस्कस दैट। सो लेट अस मूव अहेड। रेजिस्टेंस, और इसको डिनोट करेंगे आर से, और इसका यूनिट जो है, यूनिट में जब भी लिख रहा हूं तो मैं जनरली अभी यहाँ पे एसआई यूनिट को ही कंसीडर करते चल रहा हूं। सो इट्स यूनिट इज ओम्स। ठीक है, या ओम, ओम। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अब ये रेजिस्टेंस को स्टडी करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो अब थोड़ा सा एग्जांपल में रिलेट करते जाऊंगा मैकेनिकल सेंस में, मतलब पाइप वगैरह का एग्जांपल दूंगा जो आपको थोड़ा सा आइडिया देगा कि इजी होगा समझने के लिए। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। मान लेते हैं आपके पास ऐसा दो तीन साइज में पाइप्स हैं। ठीक है, और लगे हाथ हम वायर की भी एनालॉजी लेते रहेंगे, या न्यू कह दो चलो अभी वायर्स है। अब आप मुझे बताओ, ये वायर की सबके लेंथ अलग है, वायर वन, वायर टू, वायर थ्री। ओके, थ्री तक में ही काम हो जाएगा, आइडिया तो मिल ही जाएगा। तो आप मुझे बताओ, क्या लगता है अगर मैंने वायर का लेंथ बढ़ा दिया तो इससे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो रेजिस्टेंस वायर का बढ़ेगा या घटेगा? इट मींस, क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ वायर ऑन रेजिस्टेंस? इट मींस, अगर वायर की लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, ये सवाल है। ठीक है, तो चलो अब लॉजिकली इसका आंसर सोचते हैं। तो एक बार के लिए अब क्या करो, पाइप का एग्जांपल कंसीडर करो। ठीक है, सपोज टू बी पाइप। अब समझ लो कि एक यहाँ पे टंकी है और दूसरी टंकी यहाँ पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, हाँ या ना? अब मैंने बीच में पाइप कनेक्ट कर दिया, बीच में मैंने पाइप कनेक्ट कर दिया। ओके, तो यहां से वाटर फ्लो के एक एंड से दूसरे एंड तक आने लग जाएगा। ठीक है, पानी की टंकी है। ओके, ये भी बात सही है सर। तो यहां पे इस हाइट के डिफरेंस को करंट के टर्म्स में हम लोग वोल्टेज की तरह देख रहे हैं। ओके, फिर साथ ही साथ यहाँ पे इस वाटर के फ्लो को हम लोग करंट की तरह देख रहे हैं। और जब यहाँ पे जो पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी के फ्लो को अपोज करने के लिए विस्कोसिटी आपको मालूम पड़ेगा, वो फ्लूइड में टर्म्स आ जाएगा। बट फिर भी ये समझ लो, पानी का जब फ्लो होगा तो एक फ्रिक्शन तो आएगा। यस और नो? क्योंकि सरफेस अगर कांटेक्ट में है और उसके बीच में मोशन हो रहा है, तो कुछ घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। तो वो फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज कर रहा है। यहाँ पे वही रेजिस्टेंस का काम है। आई होप इट इज क्लियर। बट अब अगर मैंने क्या किया, इस पाइप का लेंथ बढ़ाते चला गया, तो पानी को पहुंचने के लिए रास्ता बढ़ गया, हाँ है ना? अगर रास्ता बढ़ गया तो साथ ही साथ उसके लिए रेजिस्टेंस भी रास्ते में बढ़ता चला जाएगा, हाँ है ना? उसकी मंजिल दूर होती जा रही है। इसका मतलब कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जा रहा है, तो रेजिस्टेंस, और या तो पिछले वाले सीन को देखो, अगर मैं इसे और बढ़ाता चला जाऊं तो रास्ते में और ऑब्स्टेकल बढ़ता जाएगा कि नहीं? हाँ सर, बढ़ता जाएगा। और इसकी वजह से विथ इंक्रीज इन लेंथ, with increase in length, resistance of the wire also increases। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस इसमें वायर के एग्जांपल में देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तक जितने एटम रहे होंगे रास्ते में, वही इलेक्ट्रॉन के फ्लो को यहाँ वहां अपोज कर रहे हैं।
जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ता गया, वो अपोजिशन और ज्यादा मिलने लगेगा, है ना? बराबर। सो विथ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर, विथ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर, resistance of the wire also increases. So R is directly proportional to L. Okay? R is directly proportional to L, where this L is length of the wire. ठीक है? इस तरीके से समझ में आ रहा है बात? ओके। नाउ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर, अब देखो, एरिया की जब बात हो रही है, आप सरफेस एरिया भी कंसिडर कर सकते हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कब होगा, या क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? कि अगर एक वायर है, सपोज टू बी लाइक दिस, ठीक है, और इसे, ये मेरा सरफेस एरिया है, ठीक है, ये मेरा सरफेस एरिया, और जब मैं यहां से कट कर रहा हूँ, सेक्शन ले रहा हूँ इसका, ओके, अगर आप मान लो सब्जी वगैरह कट करते रहोगे या ककड़ी वगैरह कट कर रहे हो, तो जिस एंगल पे आप कट कर रहे हो, ठीक है, चाकू लेके जो कट कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सेक्शनिंग इट, आप उसका सेक्शन ले रहे हो, ठीक है, सेक्शन कट कर रहे हो। तो अब वो जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या बनेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो अब सवाल ये है, व्हाट will be the effect of cross sectional area on रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है, चलो अब इसे भी एनालिटिकली सोचते हैं और कंक्लूड करते हैं। तो अब जरा समझो, मान लेते हैं मेरे पास ऐसे दो तीन वायर है, डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर के। एक समझ लेते इतना बड़ा है, एक थोड़ा सा उससे कंपैरेटिवली कम, ये उससे कम, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया की ही बात कर रहा हूँ, या लेंथ को भूल जाते थोड़ी देर के लिए, मान लेते सारे के सारे सेम लेंथ के हैं, ठीक है, सारे के सारे सेम लेंथ के हैं। ओके, अब आप मुझे बताओ, इस वाले वायर से, ये कह देते हैं इसे वायर नंबर 1, ये हुआ 2, और ये 3। अब आप मुझे बताओ, वायर नंबर 1 में जितना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लेते हैं हर सेकेंड ये 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रेवल कर सकते हैं, इस फ्रेम से, हाँ, इस फ्रेम से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। अब जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, जगह बढ़ गई, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेवल करने के लिए। तो अब यहां से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर सकते हैं। और इन शॉर्ट, अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर पा रहे, मतलब ज्यादा चार्जेस जा पा रहे उतने ही समय में, ओके, जब और ज्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतने ही टाइम में क्रॉस सेक्शनल एरिया से ट्रेवल करके निकल जाएंगे। यस और नो? इसका मतलब, जब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए पाथ इजी हुआ, इसका मतलब करंट का फ्लो बढ़ा, और अगर करंट का फ्लो बढ़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस घट रहा है। हाँ है ना? एक दूसरे एग्जांपल से समझो, मान लो अभी आपके घर पे दरवाजा है कुछ, या कह दो आप कहीं मॉल वगैरह में गए और दरवाजा है, तो वहां पे कुछ, मान लेते हैं ऐसा हो ना, बट फिर भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ गई, तो लोग क्या करेंगे? वो दरवाजे से भाग के आना चाहेंगे। यस और नो? अब उतने ही एरिया पे, अब इन सारे लोगों को आप फ्री इलेक्ट्रॉन समझ के चलो, ठीक है, अब उतने से ही गेट में, उतने से ही एरिया में लोग जो निकल निकल के जाना चाह रहे हैं, वो कम है ना? रेजिस्टेंस ज्यादा है। बट अब इसी को, दरवाजे को बहुत बड़ा कर दिया जाए, तो क्या होगा? अब कम समय में ज्यादा लोग जा सकते हैं वहां से, उतने ही टाइम फ्रेम में, या उतने ही क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो अब क्या हो गया? रेजिस्टेंस कंपेरेटिवली कम हो गया और फ्लो बढ़ गया। ओके, सो नाउ हियर वी कैन कंक्लूड दिस, नाउ वी कैन कंक्लूड दिस, दैट अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, एंड दैट्स द रीजन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये तरीका है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप सामने सामने लिख रहे हो, ओके, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड दैट्स द रीजन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आर इज
प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। ओके। अब अगर इसे कंबाइन करें और मैथमेटिकली सॉल्व करें, सो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ओके, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये माइंड में रखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो मैथमेटिकली, सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट रो। क्या होगा वो? रो। रो ये सिंबल को कहते हैं। ओके, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। ओके, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। अब जल्दी जल्दी एक बार टर्म्स लिख लेते हैं सारे। सो एल इज व्हाट? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए इज व्हाट? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया। रो इज व्हाट? अब यहां पे आर क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। आर इज रेजिस्टेंस। अब ये जो रो है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ओके, एंड दिस रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो किसी मटेरियल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, किसी में दो मिलेगा, किसी में तीन मिलेगा, किसी मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक लेवल पे अलग है दूसरे मटेरियल से, तो उसकी वजह से मटेरियल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी बन जाती है, जिसके कारण वो कई बार इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजी पाथ प्रोवाइड कर दे रहा है और कई बार बहुत डिफिकल्ट पाथ प्रोवाइड कर रहा है। सो सपोज टू बी, अगर मैं रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर की बात करूं, कॉपर की, तो इट इज समथिंग नियरली 1.59 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इसका यूनिट की बात आती है तो यूनिट भी सॉल्व कर लेंगे, ऑल्दो आई रिमेम्बर, बट आपको बताने के लिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो आप मुझे बताओ, अब क्या करोगे? मान लेते हैं आपको रेजिस्टिविटी का यूनिट जानना है। रेजिस्टेंस का यूनिट अभी समझे, ओम, इक्वल टू रेजिस्टिविटी का यूनिट आपको जानना है, लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ओके, सो एक बार ये मीटर यहां से गया, एक बार यहां से गया। सो ओहम मीटर। अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में एक मीटर बचा ना, वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा, दूसरे साइड लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या डिवाइड से मल्टीप्लाई में बदल गया। सो यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। क्या आ गया? ओम मीटर। ठीक है, बात समझ में आया? रेजिस्टिविटी इज क्या कि ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे आपने मटेरियल बदला, सपोज टू भी आपने सिल्वर ले लिया। ओके, सिल्वर, इसका रेजिस्टिविटी लगभग लगभग 1.42 या 1.45 इसके आसपास आ जाता है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी और कम हो गई और आप देख सकते हो रेजिस्टिविटी कम हो गई मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई, एंड दैट्स द रीजन सिल्वर इज गुड कंडक्टर कंपेयर टू कॉपर। कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है, बट इन दोनों में अगर कंपैरिजन हो, ये दोनों गुड कंडक्टर में कंपेयर हो, तो कौन ज्यादा अच्छा है किसके लिए? करंट को फ्लो कराने के लिए। सो द आंसर इज सिल्वर, एंड देन यू कैन सी कॉपर। ओके, अब जरा बात को समझो कि रेजिस्टिविटी का उल्टा कौन है? कंडक्टिविटी। ओके, एंड कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ओके, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी वन ही है। सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, दिस इज कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी की यूनिट की बात की जाए तो आप क्या कहोगे? सर इट इज ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, या तो पर ओहम पर मीटर इस तरीके से कहोगे, या तो इसको ही कहते हैं एस, सीमेंस से डिनोट करते हैं एस। ओके, सीमेंस, और उसे एस नाम दिया गया है। ओके, सो आई होप अप टू हियर यू पीपल आर क्लियर। अब ये जो रेजिस्टेंस आया, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया दैट आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस एरिया के बढ़ने से बढ़ेगा, सॉरी, रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ने से बढ़ेगा, एरिया के बढ़ने से कम होगा, और साथ ही साथ मटेरियल जो यूज करोगे उस मटेरियल के भी अपनी जो रेजिस्टिविटी है उसके भी वो प्रोपोर्शनल ही है, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये सर्किट में अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आप बनाओगे, ड्रॉ करोगे, तो उसमें इस रेजिस्टेंस को दिखाने का तरीका है लाइक दिस। ओके, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट दी रेजिस्टेंस। अगर यही रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस की अपनी फिक्स वैल्यू होगी, हो सकता है 2 ओहम हो, 5 ओहम हो, 10 ओहम हो, इस तरीके से फिक्स होगा, बट अगर इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो,
तो आप इसे इस तरीके से दिखाते हो। इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और इसे कहते हैं रियोस्टैट। ठीक है, रियोस्टैट, जहां पे रेजिस्टेंस को वेरी किया जा सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, चाहे 2 ओम हो, 5 ओम हो, 10 ओम हो। अब यहाँ पे क्या होगा रियोस्टैट में, मे भी हो सकता है 2 to 10 ओम, ये रेंज में वेरी करा सकते हो। मतलब आप इसका रेजिस्टेंस कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक अगर सर्किट है, सपोज टू बी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ओके, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल बड़ी हाइट से दिखा रहे हैं और निगेटिव टर्मिनल छोटी हाइट से, सो इट इज प्लस, इट इज माइनस। अब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करके पूरे सर्किट से जा रहा है, पर अब क्या हर एक पॉइंट पे आप करंट दिखाते बैठोगे? नहीं सर। आप क्या करोगे, बस एक बार बता दोगे कि दिस इज द करंट एंड द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, आप करंट का डायरेक्शन दिखा दिए। अब इसके साथ साथ अगर आपको रेजिस्टेंस दिखाना है, तो पूरे वायर में तो रेजिस्टेंस है, पूरे वायर में तो रेजिस्टेंस है। तो क्या करोगे, हर जगह ऐसे ऐसे बनाते बैठोगे? नहीं। तो इसलिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्यों यूज किया है, ताकि आप रेजिस्टेंस को सर्किट में कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाओ। ओके, इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू शो द रेजिस्टेंस थ्रू आउट द सर्किट, बट यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, यस, और इसे नाम दे दोगे रेजिस्टेंस आर, करंट आई, वोल्टेज वी, प्लस माइनस। और ये एक स्विच दिया हुआ है। क्या स्विच नहीं लगाया और डायरेक्टली शॉक लग गया तो आपको सर आपने गलत डायग्राम डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इसलिए जरूरी है स्विच लगा देना। ओके। अब जरा समझते हैं कि अगर एक सर्किट में, ओके, अगर एक सर्किट में, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, और ऐसे तीन रेजिस्टेंस लगे लगाने के लिए कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, बट एक एग्जांपल लेते हैं तीन रेजिस्टेंस का। और कुछ वोल्टेज यहाँ पे स्विच लगा दिया एक। ओके, एंड सर्किट कंप्लीटेड, प्लस माइनस, और यहाँ पे करंट फ्लो के जा रहा है। ओके, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल करंट जाएगा और इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, सो इसे रेजिस्टेंस R1, इसे रेजिस्टेंस R2, इसे रेजिस्टेंस R3 बोल देते हैं। ओके, नाउ जस्ट टेल मी, ये सारे के सारे एक के बाद एक लगे हुए हैं, सारे के सारे एक के बाद लगे हुए हैं। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द टॉपिक कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब जरा बात को समझते हैं। जैसे ही ये करंट चला, ओके, तो करंट पूरे रास्ते आराम से ट्रेवल करते हुए जाएगा, और जितना करंट चला था, ठीक है, और उतना ही करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जो चला था वही नेगेटिव टर्मिनल पे लौट के आ जाएगा। नो डाउट एट ऑल, हाँ है ना? पर अब होगा क्या, थ्रू आउट द जर्नी पोटेंशियल डिफरेंस कम होता चला जाएगा। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 होगा, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस उससे कुछ कम V2 होगा, और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस उससे भी कुछ कम V3 होगा। बट करंट जो है पूरे के पूरे सर्किट में सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ही वायर जो करंट लेके जा रहा है, और वही फ्लो करता रहेगा करंट। ओके, सो करंट इज गोइंग टू रिमेन सेम थ्रू आउट दी सर्किट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहेगा। ओके, इसे ऐसे समझो कि अगर, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इसे थोड़ा डिटेल में बता देना चाहिए। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट, ये देखो, हाँ, थोड़ा सा एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर का पाइप ले लूं, ओके, ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो हाइट भी चेंज हो रहा है बॉटम लेवल से, तो पोटेंशियल चेंज। साथ ही साथ पानी तो अब भी वही फ्लो हो रहा है। ओके, बट रेजिस्टेंस हर बार अलग अलग मिलते जा रहा है।
ओके, ऑब्स्टेकल। इन द सिमिलर वे यहां पे ऐसे समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलते जा रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ दी वायर अगर देखो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल रहा होगा वो अलग, फिर ये दोनों टर्मिनल स्टार्टिंग में अलग एंडिंग में अलग पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट तो इसी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है, ये मोर प्लस होगा, ये कंपेरेटिवली से थोड़ा निगेटिव होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड। तब मैं इसे लिख कैसे सकता हूं कि थ्रू आउट द सर्किट अगर मुझे ये जानना है कि अगर इस सर्किट को मैं एक इसके ही इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दूं, किससे? एक इसके ही इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दूं, जहां पे ये तीनों रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए मुझे, और वो मैं लिखता हूं आर एस से, मींस रेजिस्टेंस इन सीरीज। मतलब ये वो रेजिस्टेंस है जो ये तीनों के बराबर है, अकेला ही। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ओके, सेम करंट फ्लो कर रहा है आई एट द सेम वोल्टेज, बट मैं क्या कर रहा हूं, इस सर्किट में जो तीन रेजिस्टेंस लगे उसी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन तीनों का मिला के जो इफेक्ट पड़ रहा होगा इस सर्किट वन में, वही सेम इफेक्ट इस एक रेजिस्टेंस से सर्किट टू में पड़ेगा, बट वो होगा कितना, ये मुझे जानना है R1 R2 और R3 के टर्म्स में। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जरा देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल टू आई इंटू आर, हाँ है ना? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस थ्रू, और यू कैन से करंट थ्रू, मतलब मैं इतने पोर्शन में ओम्स लॉ अगर यूज करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है इतने पोर्शन में, ठीक है? तो ये क्या मिलेगा, V1 इक्वल टू IR1, यस और नो? सिमिलरली मैं कह सकता हूं दैट V2 इक्वल टू IR2, एंड सिमिलरली आई कैन से दैट V3 इक्वल टू IR3। यहां पे वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस में बदल रहा है, इसलिए V1 V2 V3, रेजिस्टेंस भी बदल रहा है, R1 R2 R3, बट करंट थ्रू आउट द सर्किट इज गोइंग टू रिमेन सेम। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं दैट द टोटल वोल्टेज दैट द टोटल वोल्टेज कैपिटल V will be equal to sum of the individual voltages, and which will be V1 plus V2 plus V3, yes or no? Total voltage will be the sum of the individual voltage, हाँ ना? ठीक है, तीन छोटे छोटे टुकड़े को मिला के मुझे मालूम पड़ जाएगा कितना टोटल वोल्टेज आया है। ओके, सो नाउ आई कैन से दैट अब ये जो टोटल आया है सपोज टू बी यहाँ पे, सो दिस टोटल कैन बी V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मतलब ये तीनों के बराबर, सो इसे मैं आई सीरीज में सम करके कितना आ रहा है ऐसा लिख सकता हूँ, दैट टोटल वोल्टेज विल बी रिप्रेजेंटेड एज कितना करंट, अब करंट तो वही है जो चला था सर्किट से, करंट वही लौट के आ रहा है। सो दैट विल बी इक्वल टू V इक्वल टू आई इंटू आर एस। आर एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज जो आपको सेम इफेक्ट देगा R1 R2 और R3 के बराबर। तो अब मैं इसे लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन दैट आई आर एस विल बी इक्वल टू V1 के जगह पे IR1 प्लस V2 के जगह पे IR2 और V3 के जगह पे IR3। ओके, अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों जगह पे आई कॉमन है, निकाल लेते हैं। ओके, सो R1 प्लस R2 प्लस R3, और आई को कैंसिल कर दिए दोनों ही साइड से, तो क्या बचा, दैट आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस दैट द equivalent resistance in series is the sum of individual resistance। equivalent resistance in series is the sum of individual resistance। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूड करके लिख लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस में भी आ जाए एग्जाम में, दैट करंट इज सेम थ्रू आउट
इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, करंट इज सेम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये बन गया। फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे तीन तक ही क्यों सीमित रहो, 30 लगा लो, 300 लगा लो, या चाहे जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, अगर सीरीज में कनेक्टेड है। सो आई नो वेरी वेल आंसर क्या होगा। ठीक है। यस, वेरी गुड। सो नाउ मूविंग अहेड, आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग द लेक्चर, समझ में भी आ रहा होगा। अब इसी तरीके से सीरीज अगर कनेक्शन हो गया, तो अगर पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा। सुनाओ, पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कि अगर यहाँ पे हायर वोल्टेज और यहाँ पे लोअर वोल्टेज है, तो मैं सारे वायर हायर से लोअर के बीच में ज्वाइन करके रखूंगा। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या था, कि ये हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज के बीच में इतने सारे लगे हुए थे, तो यहां से यहां तक वोल्टेज ट्रेवल करके कम हो जा रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है, इस एक वायर में सेम वोल्टेज, दूसरे वाले में भी सेम वोल्टेज वही, और तीसरे वाले में भी सेम वोल्टेज। ओके, हाँ ना। आई होप इट मेक्स सेंस। ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड। अब एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। सपोज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे पावर सोर्स लगा दिया, वोल्टेज प्लस माइनस, और ये स्विच ऑन कर दिया। ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, और ये रेजिस्टेंस है सपोज टू बी R3। सर सर्किट को ओपन था ने क्लोज कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, करंट यहाँ पे आ गया, आई फ्लो होगा, सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब करंट फ्लो होते हुआ, तो करंट अपना एकदम मस्त घूमता फिरता पहुंचा यहाँ पे। जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचा, नाउ करंट गॉट कंफ्यूज्ड। करंट यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। वो देख रहा है कि उसके पास सामने तीन रास्ते हैं। R1 की तरफ भी जा सकता है, R2 की तरफ भी जा सकता है, और R3 की तरफ भी जा सकता है ना। अब आप मुझे बताओ, करंट कौन सा रास्ता चुनेगा। देखो भाई, कोई एक रास्ते पे चला गया तो बाकी दो रास्ते के साथ भेदभाव हो जाएगा, है ना। करंट तो ऐसा करेगा नहीं। पर एक चीज बताना, जितना करंट गया होगा, क्या वापस से लौट के यहाँ पे कितने हिस्सों में बटा करंट, तीन हिस्सों में। कितना कितना बटा ये मुझे नहीं पता, बट वापस से लौट के जो करंट आएगा यहाँ पे, विल बी सेम वो जितना गया होगा करंट। हाँ ना, ये सर ये लॉजिक तो है। फिर करंट जब एक पैरेलल कनेक्शन के बाहर आके देखेंगे, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देगा, कि करंट अगर आई गया था, तो वापस से आई करंट लौट के आना चाहिए। अभी के लिए इस बात को मैं छोड़ दे रहा हूँ कि वो किस बेसिस पे करंट अपने आप को डिवाइड करके जाएगा, बट इतना तो पता है कि यहाँ पे कुछ अगर R1 है, तो चलो मान लेते हैं I1 करंट गया होगा। इस R2 के रेजिस्टेंस पे I2 करंट गया होगा, और इस R3 के रेजिस्टेंस पे I3 करंट गया होगा। विल इट बी ओके। और लौटते समय भी I1 लौटा यहाँ R1 से, I2 लौटा R2 से, I3 लौटा R3 से, और मिला जुला के आई ही करंट मिलेगा मुझे। यस और नो। पिछले वाले केस में करंट को डिवाइड होने के लिए दो वायर नहीं लगे थे, पाथ नहीं था, यहाँ पे करंट के लिए पाथ है। ओके, सो नाउ व्हाट आई कैन से, और व्हाट आई कैन सी दिस, दैट अब अभी भी मैं ओम्स लॉ यूज कर रहा हूँ। ओम्स लॉ यूज कर रहा हूँ। ओम्स लॉ यूज कर रहा हूँ, तो वो क्या है भाई, V इक्वल टू आई इंटू आर। सो क्या मैं इसे I इक्वल टू V बाय आर नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। R को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया, वो डिवाइड में चला गया, और I इक्वल टू V बाय आर के हिसाब से लिख दिया। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि अगर इस सर्किट को भी मैं
एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सर्किट से रिप्लेस कर दूं, अब यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन इसलिए आरपी लिखते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सर्किट से रिप्लेस कर दूं, तो वो कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जो कि सेम इफेक्ट देगा R1 R2 और R3 के जैसा। ओके, अगर सेम करंट यहां से आई, जो कि पहले वाले सर्किट के बराबर है, और सेम वोल्टेज भी मैं दे रहा हूं। ओके, सो नाउ इट विल बी गिवन बाय, अब देखो क्या होगा, आप मुझे बताओ। I1 will be equal to V upon R1. Again, I2 will be equal to V upon R2. And I3 will be equal to V upon R3. हाँ या ना? यस सर, बराबर है। अब जरा खुद सोच के देखो। ओके, रीजन कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, करंट बदल रहा है, रेजिस्टेंस बदल रहा है। तो ओके, सो नाउ आई कैन से दैट टोटल करंट will be equal to sum of the individual current, sum of the individual current. Yes sir, you are right. So now I total current, यहाँ पे लिखते हैं इसे, that I total current is sum of the individual current। तो मैं I को लिख सकता हूँ कैपिटल V, मतलब वही टोटल वोल्टेज जो मुझे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सेम ही है, तो हर जगह पे सेम वोल्टेज V मिलने वाला है, अपॉन दिस R इक्विवेलेंट, जो कि यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ पैरेलल कनेक्शन में क्या है, तो RP लिख दे रहा हूँ, विल बी इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से वोल्टेज को कॉमन निकाला जा सकता है। सो 1/RP विल बी इक्वल टू V इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस V इन ब्रैकेट, या कहे तो पूरा का पूरा वोल्टेज ही बाहर ले लेते हैं। ओके, सो 1/R1 प्लस एक स्टेप लिखना मैं अवॉइड कर रहा हूँ, R3। ओके, तो दोनों साइड से वोल्टेज गेट्स कैंसल, एंड देन 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो ऐसा आंसर आएगा, एट 1/RP, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट विल बी इक्वल टू दी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, एक बात बस याद रखने वाली है, दैट वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशन, you can ask in the comment box. Okay, see you in the next lecture. Thank you.